everyone, how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start up with chapter number 11 of class 10th physics, that is the human eye and the colorful world. ठीक है, सो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे और ह्यूमन आई से जो हमें सुंदर सी दुनिया को, इस कलरफुल वर्ल्ड को हम देख पाते हैं, इतने सारे कलर्स देख पाते हैं, इतनी सारी ऑब्जेक्ट्स में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हमारी ये ह्यूमन आई ही तो है जिससे हम ये सभी चीज़ें देख पाते हैं, राइट? ओके, सो आज की क्लास में हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम इस चैप्टर में बेसिकली देखो क्या पढ़ने वाले हैं. जो हमारा लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर था, यानी कि इसे लास्ट चैप्टर 10th चैप्टर, वहाँ का जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो जिस बच्चे को क्लियर नहीं है उनको यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होगी. ठीक है, यानी कि ह्यूमन आई वाला टॉपिक तो आप आसानी से समझ लोगे, लेकिन उसके बाद जो लेंसेज वगैरह हैं और जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आप सभी को क्लियर होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. सो हमारी जो ह्यूमन आई है वो रिफ्रैक्शन पे काम करती है, यानी कि रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है इसके बेसिस पे काम करती है. ओके, सो ये सभी आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए रिफ्रैक्शन के और लेंसेज के. ओके, You also studied the nature, position and relative size of images formed by lenses. मैंने कहा ना आपको lenses का importance है इस चैप्टर में, lenses की. ओके, सो अब यहाँ दे रखा है कि how can these ideas help us in the study of human eye. The human eye uses light and enables us to see objects around us. अब यहाँ पहले ही दिया आपको कि लेंसेज क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे पर्टिकुलर मतलब जो ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखी है तो अलग अलग डिस्टेंस पे इमेज फॉर्मेशन होती है, राइट? सो अब ये चीज़ें, इन सब का यहाँ पे क्या काम है. सो बेसिकली ह्यूमन आई, मैंने आपको लास्ट क्लास में मतलब लास्ट चैप्टर में बताया था कि हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखती है, जब वो पर्टिकुलर चीज़ लाइट को, मान लो सोर्स ऑफ लाइट से, SOL मतलब सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट के पास. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के पास, अब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, लाइट रेज को एमिट कर रही है और यहाँ पर मान लो ह्यूमन आई प्रेजेंट है. सो आई डिटेक्ट करती है इन लाइट रेज को और इनको कहीं ना कहीं कंबाइन करके आई इमेज फॉर्मेशन करती है. सो इस चैप्टर में हम अपनी आई के बारे में पढ़ेंगे, आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आई डिफेक्ट्स जो हो जाते हैं. ठीक है, हमारे आई में कुछ पार्ट्स होते हैं और उनमें किसी न किसी पार्ट के कुछ इम्पेयरमेंट की वजह से या कुछ मान लो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है वो मेन पॉइंट जहाँ पर होनी चाहिए थी उससे आगे या पीछे हो रही है. सो इन सभी चीज़ों को हम आई डिफेक्ट्स कहते हैं, वो पढ़ेंगे. अब वो जो आई डिफेक्ट्स है हम उनको ठीक कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे. उसके बाद हमारे चैप्टर का जो कलरफुल वर्ल्ड वाला पॉइंट है ना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वो वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा जहाँ हम प्रिज्म पढ़ेंगे. उसके बाद हम हमारी जो वाइट लाइट है वो वेब गॉब में स्प्लिट होती है, सनसेट, सनशाइन, जो डिले इन सन सेट होता है और अर्ली सनराइजिंग जो हमें देखने को मिलती है वो समझेंगे. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हमारे स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे, मतलब इसी चैप्टर में करेंगे. ठीक है, और एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आसमान हमें नीला ही क्यों दिखता है, वो भी हम इस क्लास में यानी कि इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो नाउ स्टार्टिंग विद द ह्यूमन आई. ओके, The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ. Yes, हमारी ह्यूमन आई जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, सेंसिटिव भी है. हमारा एक क्या है, आई एक सेंस ऑर्गन है, राइट? सो ह्यूमन आई इज़ मोस्ट वैल्यूएबल, काफ़ी वैल्यूएबल है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको. हमारी आँख हमें कितनी सारी चीज़ें देखने में हेल्प करती है. अब आँख बंद करके बैठो एक मिनट, अब आँख बंद करके आप जो वीडियो लेक्चर देख रहे हो वो भी नहीं देख पाओगे. साइड में लाइट है, कोई बुक्स वगैरह रखी हैं, कोई भी चीज़ आप नहीं देख पाओगे, राइट? सो जो भी आप चीज़ें देख पा रहे हो अपने सराउंडिंग में, ये सभी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दी आई. ठीक है, इट्स अ सेंसिटिव सेंस ऑर्गन. इट enables us to see the wonderful world and the colors around us.
On closing the eyes, we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make or by touch. यानी कि जब आप आँख बंद कर लोगे तो आपको अपने अराउंड ऑब्जेक्ट्स तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आप फिर भी उनको डिटेक्ट कर सकते हो उनकी स्मेल से। टच करके आपको पता लग सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ रखी है ना, या फिर आप कोई खाने की चीज़ है उसको टेस्ट कर रहे हो, फिर आप बता सकते हो कि भाई ये तो सेब खाया है मैंने, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। लेकिन आप उसका कलर तो नहीं देख सकते, है ना। सो ह्यूमन आई क्या करती है, कलर बताती है, डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन टू कलर्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। However, it is impossible to identify colors while closing the eyes. Thus, all of these sense organs, the human eye is the most significant one. अब ह्यूमन आई जो है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स में से, as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. सो ये क्या है, हमारी सिग्निफिकेंस है। क्वेश्चन अगर सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन आई से आता है तो आप ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो और एक दो लाइंस कट भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, ओके। ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। इट्स लेंस system forms an image on a light sensitive screen called retina. अब ह्यूमन आई किस चीज़ की तरह होती है, ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा, कैमरे की तरह होती है। कैमरे में क्या होता है, लेंसेज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो हमारी आई में भी लेंस प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। ये है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, ये सभी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ कैमरे की तरह होती है, इमेज भी बनती है कैमरे में, तो इमेज भी बनती है। कहाँ बनती है इमेज, ये देखो, ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है। अभी हम इसको थोड़ा जूम करके समझते हैं, ओके। ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये जो पीछे ये रेटिना जो आपको दिखा रखा है, यहीं पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, यहाँ पर होती हैं ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वो अब ब्रेन के पास जाएगी, ठीक है। फाइनली ब्रेन क्या करेगा, उन दोनों इमेज को कंबाइन करेगा और जो फाइनल हमें 3D वे में जो ऑब्जेक्ट नज़र आती है वो होती है, क्योंकि हमारी दो आँखें हैं, है ना। अब देखो, अब एक कैमरे से एक इमेज बनती है, दो कैमरे होंगे तो दो इमेजेस बनेंगी, राइट। अब अगर हमारे पास दो आँखें हैं, दो आँखें होती है ना, सो एक आँख से एक इमेज। अब आप एक आँख बंद करो, ठीक है, एक आँख बंद कर ली, एक आँख से भी तो आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं ना अपने सराउंडिंग में, ठीक है। सो यानी कि दोनों आँखें आपकी अलग अलग इमेज फॉर्मेशन करती हैं, अलग अलग इमेज फॉर्मेशन कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे तो एक चीज़ एक ही नज़र आती है। ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो सभी मैसेज को लेकर जाएगी हमारे ब्रेन के पास। जब वो मैसेज ब्रेन के पास चला जाएगा, फिर वो हमारे उस इमेज को, जो दो इमेजेस बनी हैं उनको कंबाइन करके ब्रेन एक 3D इमेज देता है, जिससे हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ऑब्जेक्ट आखिर कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ओके। द नेक्स्ट पार्ट इज दी कॉर्निया, मतलब फर्स्ट पार्ट है कॉर्निया तो, लेकिन हम यहाँ इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको बताया रेटिना पे होती है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। फिर हमारा फर्स्ट पार्ट होता है कॉर्निया, दिस इज दी कॉर्निया, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जो है दैट इज कॉर्निया, और ये आप देखो ये क्या है, बल्ज आउटवर्ड्स। कॉर्निया कैसा होता है, बाहर की तरफ बल्जिंग होती है कॉर्निया में, ठीक है, आउटवर्ड्स, ठीक है। यहीं से जो लाइट रेज, अब मैंने क्या कहा था आपको कि हमारी आईज क्या करती हैं, लाइट रेज को डिटेक्ट करती हैं। लाइट रेज जो आई है अब उनसे इमेज फॉर्मेशन होती है आई में, ठीक है। अब जो लाइट रेज को आना होता है वो कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करती है हमारी आई में, ओके। आइरिस और प्यूपिल, अब कॉर्निया के बाद जो पार्ट होता है दैट इज दी आइरिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉर्निया के बाद क्या है, ये आइरिस है, और आइरिस में क्या होता है, बीच में होल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ आप अगर अपने बुक में डायग्राम ध्यान से देखोगे, सो आइरिस के बीच में होल देख पा रहे होगे आप,
दिस इज द प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, देखो अब जो आई में कलर होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द आइरिस। ठीक है, आइरिस का कलर ही आई कलर हम कहते हैं। जैसे किसी की ब्लैक आई है, ब्राउन आई है, ब्लू है, ग्रीन है, क्यों? क्योंकि आइरिस का कलर ब्लैक है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लू है, और वो किसी लिए होता है बिकॉज ऑफ द मेलेनिन पिगमेंट। ठीक है, मेलेनिन पिगमेंट होती है, जितना ज़्यादा मेलेनिन हमारी बॉडी में होता है उतनी ही ज़्यादा डार्कनेस आती है कलर में। क्लियर है सभी को? सो आइरिस का कलर हो सकता है जो आप कहते हो ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन। प्यूपिल का कलर हमेशा ब्लैक होता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। प्यूपिल का कलर कैसा होता है? हमेशा ब्लैक कलर का होता है प्यूपिल। अब ये ब्लैक ही क्यों होता है? ब्लैक कलर पसंद है क्या प्यूपिल को? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देखो जब जहाँ कोई लाइट रेज जाएंगी ही नहीं तो वहाँ डार्कनेस हो जाती है। ठीक है, किसी कमरे में आप लाइट ऑफ कर दो, सारी जगह से खिड़कियाँ बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, तो कमरे में डार्कनेस हो जाएगी और वो कमरा हमें ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा, है ना, कोई कलर थोड़ी ना नज़र आता है। इसी तरीके से प्यूपिल से कोई लाइट रे वगैरह एंटर नहीं करती, इसीलिए ब्लैक कलर का होता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्निया से जो हमारा आई लेंस है, ये क्या है? आई लेंस। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस, दिस इज क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, अभी जो क्रिस्टलाइन लेंस है हमारा और हमारा कॉर्निया है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज द एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, और उसके बाद आप देखोगे ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है इससे रेटिना तक के बीच में प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ओके, सो यहाँ से आपका आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व और रेटिना। आई होप आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया हर एक पार्ट का। बच्चे क्या आपकी सिलियरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और ऑप्टिक नर्व्स के पास एक प्रेजेंट होता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होता है ब्लाइंड स्पॉट, और वो इसीलिए होता है क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट में कोई रॉड्स और कॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। रेटिना में क्या होते हैं? फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, उसी की वजह से हमें कलर का पता लगता है, या फिर रात के टाइम पे जो हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं हम बता पाते हैं कि हाँ, मान लो आप रूम में जा रहे हो, आपको पता है यहाँ पे टेबल रखी है, यहाँ चेयर है। ठीक है, सो रात के टाइम पे भी, अंधेरे में भी आपको कुछ कुछ समझ आ जाता है कि ये टेबल है, ये चेयर है, लेकिन कलर का तो नहीं पता लगता। सो दो अलग अलग तरीके के फोटो सेंसिटिव सेल्स हमारे रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से एक होते हैं रॉड्स, एक होते हैं कॉन्स। कॉन्स हमें बताते हैं कलर और रॉड्स हमें हेल्प करते हैं डिम लाइट में किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने में, रॉड्स हेल्प करते हैं। ठीक है, सो कॉन से याद रखोगे, जैसे कॉन्स का सी आ रहा है ना, सो वैसे ही कलर का सी। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। सो हम बात कर रहे थे ब्लाइंड स्पॉट की। अब ये जो कॉन्स और रॉड्स है वो क्या करते हैं? कलर डिटेक्ट करते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर रॉड्स और कॉन्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। रॉड्स और कॉन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब क्योंकि वो वहाँ पे एब्सेंट है तो कोई हमें सेंसेशन नहीं हो रही। ठीक है, सो यहाँ पर कोई भी इमेज वगैरह फॉर्मेशन नहीं होती। अगर कोई लाइट रे ब्लाइंड स्पॉट पे आएगी सो किसी भी टाइप की कोई इमेज नहीं बनेगी। क्लियर है? ब्लाइंड स्पॉट। और एक होता है हमारा सिलियरी मसल्स के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स का कॉन्सेप्ट। पहले समझते हैं सिलियरी मसल्स को। सिलियरी मसल्स जो होती हैं आइरिस, अब देखो आइरिस क्या करता है, जो प्यूपिल का साइज है आइरिस उसको मेंटेन करता है। इसकी भी बात करेंगे, आइरिस प्यूपिल का साइज कैसे मेंटेन करता है। पहले बात करते हैं सिलियरी मसल्स की, जो कि आई लेंस का साइज और शेप इनकी मेंटेन करके रखती है। ठीक है, आगे हम काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तो और मज़ा आने वाला है। अब देखो सिलियरी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने पे जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सो वो जैसे मान लो ये सिलियरी मसल्स है, अब आपको थोड़ा विजुअलाइज करना होगा यहाँ पे। सो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सो कॉन्ट्रैक्ट होने पे वो नीचे की तरफ आ जाती हैं, मतलब
आई लेंस के पास आ जाती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने पे आई लेंस के पास आ जाती हैं। आई लेंस के पास आ जाती हैं तो इस तरीके से वो आई लेंस पे प्रेशर क्रिएट करती हैं, और जब इस तरीके से आई लेंस पे प्रेशर क्रिएट होगा, साथ में यहीं पर प्रेजेंट होती हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या प्रेजेंट होती हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। जब इस तरीके से प्रेशर क्रिएट होगा तो हमारा आई लेंस कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, मतलब वो थिक हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ कर्वेचर हो जाता है। ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। सो और ज़्यादा कर्वेचर वाला, मतलब और ज़्यादा बल्जिंग आउट वाला कन्वेक्स लेंस हो जाता है, ठीक है। सो अब कॉन्ट्रैक्शन हुई, सो इस तरीके से लेंस की शेप चेंज हो गई। रिलैक्स अगर ये होती हैं, देखो कॉन्ट्रैक्शन में पहले ये नीचे की तरफ इन्होंने फोर्स लगाया, इसको हमारे लेंस को छोटा कर दिया, ठीक है, और यहाँ इसका जो बल्जिंग आउट वाला फेस था वो इंक्रीज कर दिया। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, अगर ये हमारी सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, सो रिलैक्स होने पे सीलियरी मसल्स ऊपर चली जाती हैं और यहाँ पर सेंसरी लिगामेंट्स पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब सीलियरी मसल्स ऊपर चली गई, सेंसरी लिगामेंट्स प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, सो ये आई लेंस और भी ज़्यादा पतला हो जाता है, यानी कि जो वो बल्जिंग आउट इस तरीके से जो पहले आई लेंस था, अब वो और ज़्यादा पतला हो जाता है, ठीक है। आई होप यू कैन विजुअलाइज, ठीक है। सो ये थे हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स, आई लेंस, सीलियरी मसल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। ओके अब लाइट की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कॉर्निया के बारे में, ठीक है। अब सभी मार्क करते हुए चलना इन सभी पॉइंट्स को, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा कॉर्निया के बारे में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्क कर लो कॉर्निया को, ठीक है। सो लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। सो जैसे आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के देखे थे फर्स्ट चैप्टर के, वहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले बताया था क्लास में कि स्लेक लाइन, क्विक लाइन इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्मूलेज वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट होता है उनका कलर इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप जब देखोगे, सो हो सकता है आपसे एग्जामिनर क्या करे, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड, अब यहाँ डैश दे दिया, कॉर्निया नहीं बताया, वो आपको बताना होगा, ठीक है। सो हाफ मार्क में, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द front surface of the eyeball as shown in figure 11.1। देखो यहाँ पर कॉर्निया आप देख पा रहे हो बाहर की तरफ इस तरीके से बल्ज आउटवर्ड्स हो रखा है ना। ये बाहर की तरफ बल्ज मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। सो इसी को कहते हैं हम बल्ज आउटवर्ड्स। और कैसा होता है ये? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। क्लियर हुआ? पहले ही बता दिया था मैंने कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया से लाइट रेज एंटर करेंगी हमारी आई के अंदर, और क्या होगा, ये एक बल्ज पोर्शन है जो कि बाहर की तरफ, मतलब बल्ज का मतलब ये होता है जो इस तरीके से निकले, ठीक है। ओके, द eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeters। अब बच्चों को डाउट होता है कि ये जो डायमीटर गिवन है वो याद करना है या नहीं करना। सो सिंपल सी बात है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, सो याद करना पड़ेगा। आई बॉल का जो डायमीटर होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर्स। कुछ देर तक रिपीट करोगे, कुछ टाइम रिपीट करोगे, सो याद हो जाएगा। कितना डायमीटर होता है? 2.3 सेंटीमीटर्स। ओके, आई बॉल कैसी होती है? अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप होती है। अब जो बहुत सारी, अगर हम आई बॉल में बात करें, सो कुछ हद तक जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होती है फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। रिफ्रैक्शन में अगर आपको याद हो, सो क्या होता है? मीडियम चेंज होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? मीडियम चेंज होता है। अभी हमारा जो रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन बचा हुआ है, हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कर लेंगे, बट हम पहले ही चैप्टर कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन भी हम
कर लेंगे, ठीक है। लेकिन देखो रिफ्रैक्शन में अब मैं यहाँ पर आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ, मीडियम में चेंज होता है, ठीक है। देखो मान लो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मान लो एयर वाला मीडियम है, ठीक है, और यहाँ हमारा आई का क्या हो गया, एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। सो मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ मीडियम चेंज, राइट। सो यहाँ क्या हो गया, हमारा आई वाला पार्ट कह सकते हो। सो इन दोनों में मीडियम चेंज हुआ। सो हमारी जो लाइट रे एंटर करेंगी, ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं अगर डेंसर मीडियम होगा सो वो नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्शन शो करती हैं, मतलब नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्शन शो करती है, और अगर रेयरर मीडियम होगा सो नॉर्मल से दूर की तरफ वो डिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। मान लो ये हो गया हमारा नॉर्मल, और यहाँ से इस तरीके से ये अगर कोई मीडियम मान लो डेंसर है, ठीक है, डेंसर मीडियम है, सो नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाएंगे, ठीक है। जो ओरिजिनल पाथ था उसको फॉलो करने के बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और यहीं पर अगर मान लो एयर से हम बात करें किसी रेयरर मीडियम की, सो रेयरर मीडियम में क्या होगा कि जो लाइट रे होती है, लाइट रे जो है अब वो नॉर्मल की तरफ ना बेंड होके नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, यहाँ दोबारा मैंने ड्रॉ कर दिया, वहाँ आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। सो यहाँ एयर से मान लो कोई लाइट आई और वो रेयरर मीडियम में जा रही है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। एयर ये ज़रूरी नहीं है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम कहना चाहिए हमें, ठीक है। डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, और लास्ट कंडीशन में रेयरर से डेंसर मीडियम पे जा रही थी। सो यहाँ आप एक नॉर्मल ड्रॉ करो पहले, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अभी जो इंसिडेंट रे है, पहले इसका पाथ था पूरा इस तरीके से, ये पाथ इस तरीके से फॉलो करना था अपनी रे को, ठीक है। बट अब क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर की तरफ, सॉरी नॉर्मल से दूर, हाँ नॉर्मल से दूर की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। और डेंसर मीडियम में क्या होगा, अगर रेयरर से डेंसर जाती सो डेंसर में क्या होता, वो नॉर्मल के पास आ जाती है, ठीक है। जो उसको इंसिडेंट रे को पाथ फॉलो करना था, वहाँ से जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो फाइनली रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे मीडियम में इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो, ओके। सो यहाँ पर क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है लाइट रेज की, जो कि आई में एंटर होते हैं, ओके। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances on retina, ओके। अब अगर मैं बात करूँ क्रिस्टलाइन लेंस की, ठीक है, ये रहा हमारा लेंस। ये लेंस क्या करेगा, ये बेसिकली फोकस को एडजस्ट करता है। और फोकस को कैसे एडजस्ट करता है वो मैंने आपको बताया था, जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स होती हैं उनसे फोकस में एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। सो ये सभी खेल सीलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट जब वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं उससे फोकस चेंज होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी जब फोकस का क्या होगा, रिलैक्स होगी जब फोकस का क्या होगा, ठीक है, ओके। सो ये हो गई हमारे क्रिस्टलाइन लेंस की बात, ओके। सो ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस का पॉइंट हो चुका है। हमारे कॉर्निया का पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। आगे हम बात करते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है। सो इमेज जो फॉर्मेशन होती है, अब अलग अलग डिस्टेंस पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी है, कोई हमारी आई के, अब ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें हमारे आँख के पास ही रखी है, ठीक है, या सभी दूर ही रखी है, कोई यहाँ रखी है, कोई वहाँ रखी है, कोई पास में है, कोई दूर है, लेकिन सभी तो हमें आसानी से दिखती हैं, ठीक है। आपको याद हो सो जब अलग अलग पोजीशंस में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे, कॉन्केव लेंस के केस में या कॉन्केव मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर कह लो, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस ले लो, कॉन्वेक्स मिरर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सो अलग अलग पोजीशंस में बेसिकली यहाँ तो कॉन्वेक्स लेंस की ही बात होगी, है ना। सो मिरर में भी वैसे ऐसा ही होता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, अलग अलग पोजीशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन अलग अलग पोजीशन पे होती है, ठीक है। लेकिन हमारी आई में जो इमेज फॉर्मेशन होगी हमेशा रेटिना पे होगी। और ऐसा क्यों होता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन से, जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है।
वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। अब हमने देखा था कि कॉर्निया क्या है, आउटर पार्ट है। कॉर्निया एक तरह से जैसे हम अपनी कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं, ठीक है, नोटबुक पे कवर चढ़ाते हैं, सो उस कवर के ऊपर हम जो वाइट कलर की जो ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाते हैं ना पॉलीथिन का, वो ताकि हमारी कवर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले, उसी तरीके से जो हमारा कॉर्निया होता है वो बाहर की तरफ ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ठीक है। सो कॉर्निया के बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज द आइरिस, ठीक है। कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होता है आइरिस। Behind the cornea, iris is what? It is a dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. अब कैसे साइज को कंट्रोल करता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और क्यों करता है वो इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। The pupil regulates and controls the amount of light entering the eye. So यहाँ से iris का क्लियर हो गया। आइरिस जो है एक पार्ट होता है जिसके मिडिल में होल होता है और वहीं पर प्यूपिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज। आई लेंस क्या है, आई लेंस अगर आपको ध्यान हो सो इट्स नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर याद हो सो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस वाला काम कर रहा था। कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन लेंस में थोड़ा अपोजिट हो जाता है, कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड बनाएगा, ठीक है। सो हमारा आई लेंस है कैसा, कॉन्वेक्स लेंस है। सो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, इन्वर्टेड और रियल, okay, on the retina. Retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells, ठीक है। लाइट सेंसिटिव सेल्स जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं वो रेटिना की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signals, ठीक है। इल्यूमिनेशन होंगी जब ये लाइट सेंसिटिव सेल्स, मतलब लाइट आएगी जब, ओके, लाइट्स वगैरह होंगी हमारे सराउंडिंग में, सो ये वाले जो सेल्स हैं लाइट सेंसिटिव कह लो या फिर फोटो सेंसिटिव सेल्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। और बात करें सेंसिटिव की, सो वो तो हो गया कि वो इस चीज़ पे उसके फंक्शंस वगैरह डिपेंड करते हैं, ठीक है, चेंज होंगे अगर ये वाली चीज़ चेंज होती है। सो फोटो मीन्स लाइट, सो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना की सरफेस पे और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स याद हो अगर आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से, सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही हमारे ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है। These signals are sent to the brain via the optic nerves. Optic nerves हमने देखी थी ना, यहाँ पे ये जो रेटिना है, रेटिना के बाद यहाँ प्रेजेंट है ऑप्टिक नर्व्स, ओके, क्लियर है। These signals are sent to brain via the optic nerves. The brain interprets these signals and finally processes the information so that we perceive object as they are. क्लियर हुआ। ब्रेन फाइनली क्या करेगा, इमेज को, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है उसको इंटरप्रेट करेगा और हमारी इमेज फॉर्मेशन कर देगा जैसी ऑब्जेक्ट थी, ठीक है। अब ये आप रीड कर सकते हो, डू यू नो, ओके। यहाँ पर आपको जो मेन पार्ट समझना है दैट इज दिस, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, बाकी आप पूरा खुद रीड कर लेना, ओके। यहाँ आपको मेनली दे रखा है कि जो आइरिस है वो, मतलब आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है और प्यूपिल किस तरीके से, लाइट अगर ज़्यादा है, लाइट कम है, इंटेंसिटी लाइट की, सो किस तरीके से वो अपनी शेप वगैरह चेंज करता है, ठीक है। सो यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट यू आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली फॉर सम टाइम व्हेन यू एंटर फ्रॉम ब्राइट लाइट टू अ रूम विद अ डिम लाइट। ऐसा कई बार हुआ होगा जब आप, मान लो कई बार ऐसा होता था जब छत पे जाते हैं आप, ठीक है, या फिर कहीं पे भी बाहर भी पार्क वगैरह में गए हो दोपहर के टाइम पे, सो क्या हुआ, बाहर क्या है, बढ़िया सनलाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है बाहर। उसी से हम जब घर में एंट्री लेते हैं, सो घर में जब लाइट्स ऑन भी होती है ना, जब भी डार्कनेस लगती है कुछ टाइम तक, तो ठीक है। अब क्लियर हुआ आपको वो क्यों होता है,
मतलब अब आप देखोगे ऐसा क्यों होता है, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो डार्कनेस क्यों लगती है, और थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, वापस हमें घर में भी सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ओके। आफ्टर सम टाइम हाउएवर यू मे बी एबल टू सी थिंग्स इन द डिम लाइट रूम, यानी कि जो डिम लाइट वाला रूम है, या फिर आप अंधेरे से रोशनी में जा रहे हो, रोशनी से अंधेरे में जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ आँख में फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर हमारा मेन काम होता है प्यूपिल का, ठीक है। सो प्यूपिल ऑफ आई acts like a variable aperture whose size can be varied with the help of iris. अब प्यूपिल का साइज हम कैसे चेंज कर सकते हैं, प्यूपिल का साइज वी कैन चेंज विद दी, जस्ट अ सेकेंड, प्यूपिल का साइज वी कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ आइरिस, ठीक है। When the light is very bright, अब देखो क्या होगा, जब लाइट ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, सो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है लाइट की, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, अब हमारी लाइट में तो एनफ नंबर मतलब एनफ है वो लाइट जाने के लिए, ठीक है। सो प्यूपिल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। सो द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर द आई। ये कौन सी कंडीशन है, ब्राइट लाइट की कंडीशन। ब्राइट लाइट की कंडीशन में क्या होगा, लिख लेना ये अलग से, ब्राइट लाइट होगी सो हमारा प्यूपिल और आइरिस, आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। और सेकेंड कंडीशन यहाँ पर लिख देते हैं, सेकेंड कंडीशन है हमारे डिम लाइट की, ठीक है। डिम लाइट में क्या होता है, क्योंकि लाइट हमारी बहुत कम आ रही होती है हमारी आंखों तक, सो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को कह देता है कि तुम एक्सपैंड करो, और जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को तुम ले सको उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को लो, ठीक है। However, in dim light, the iris expands the pupil to allow more light to enter the eye. Thus, the pupil opens completely through the relaxation of the iris. क्लियर हुआ, प्यूपिल पूरा कब खुलता है, मैक्सिमम जो हमारा प्यूपिल है कब ओपन होगा, जब आइरिस उसको रिलैक्स करने देगा, ठीक है। आइरिस की ही मतलब आइरिस यहाँ पर क्या है, मेन है, यहाँ पर आइरिस जो कहेगा वही प्यूपिल को मानना पड़ेगा। क्लियर है सभी को, ओके। सो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक का। क्या किया हमने अभी तक, आई के पार्ट्स पढ़ लिए और उन सभी के फंक्शंस क्या है वो भी हमने जान लिए। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन की, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, वही जो मैं आपको बता रही थी कि भाई अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स रखी हैं, फिर भी इमेज हमारी कहाँ बनती है, रेटिना पे ही बनती है, ठीक है। और हमें ऐसा भी नहीं है कि ब्लर वगैरह दिख रही है इमेज, अगर किसी को डिफेक्ट नहीं है आई में, ठीक है। सो द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक material. Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. curvature, ठीक है, curvature जो हमारा आई लेंस का है, ठीक है, ऐसा होगा या ज़्यादा बल्जिंग शो करेगा, वो हमारी ciliary muscles जो हैं वो डिसाइड करती हैं। Change in curvature of the eye lens can thus change its focal length. और आपको तो पता ही है कि भाई curvature अगर चेंज हो रहा है, curvature में अगर कर्वेचर चेंज हो रहा है सो फोकल लेंथ भी क्या होती है, फोकस भी चेंज हो जाता है, ठीक है, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, ओके। When the muscles are relaxed, the lens becomes thin. जब मसल्स रिलैक्स होती है सो लेंस थिन हो जाता है। रिलैक्स कब होती है, वो सीलियरी मसल्स ऊपर की तरफ हो जाती हैं, और सेंसरी जो लिगामेंट्स हैं, सॉरी सीलियरी मसल्स जो है रिलैक्स होती है तो ऊपर की तरफ हो जाती है, सेंसरी लिगामेंट्स पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो आई लेंस है वो हमारा थिन कर्वेचर वाला हो जाता है, ठीक है। और जब आई लेंस थिन हो जाता है सो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, समझ आया, आई लेंस के थिन होने से फोकल लेंथ बढ़ जाती है। अब ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है कुछ बच्चों को, सो लिख लेना है सभी, सीलियरी मसल्स, यहाँ लिखोगे सीलियरी मसल्स का, यहाँ लिखोगे आई लेंस का,
ठीक है, और यहाँ लिखना है फोकल लेंथ का। और फोकल लेंथ के बाद तो अगर आपका लाइट वाला चैप्टर क्लियर है, सो ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो ही जाएगा, मतलब आई लेंस, फोकल लेंथ और आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है जितना आप देख सकते हो। ठीक है, ये सभी आप लिखना दोनों चीज़ों के लिए। ठीक है, आप एक तरह से टेबल बना लेना यहाँ पर। सीलियरी मसल्स अगर रिलैक्स होंगी, लिखना है यहाँ पर सीलियरी मसल्स रिलैक्स कंडीशन में होंगी, सो आई लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। वो हमें समझ आ गया कि वो थिन क्यों होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है सो हमें दूर के जो ऑब्जेक्ट्स है वो देखने में आसानी रहती है। ठीक है, सो वी कैन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हम आसानी से देख सकते हैं। We can see clearly the distant objects. Okay, when you are looking at object closer to the eye, अब ये तो हमने बात कर ली कि भाई सीलियरी मसल जब रिलैक्स होगी सो आई लेंस थिन होगा और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, सो हम दूर तक की चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन पास की चीज़ें भी तो देखनी है। सो जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आई के पास होगी सो जो सीलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं सीलियरी मसल्स। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट, अब यहीं पर आप चेंजेस करोगे, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। अब देखो सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई यानी कि वो नीचे की तरफ, मतलब आई लेंस की तरफ आ गई। आई लेंस की तरफ आ गई सो उसका जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हो गया, कर्वेचर बढ़ गया, सो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस। फोकल लेंथ कम होगी सो पास वाली चीज़ें दिखेंगी, दूर वाली चीज़ें नहीं दिखेंगी। ठीक है, सो इसको पूरा आप चेंज कर सकते हो। अगर सीलियरी मसल्स रिलैक्स, अगर सीलियरी मसल, पहला हमारा केस था किसका, जब सीलियरी मसल्स आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज थी तो आपकी सीलियरी मसल्स क्या होंगी, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो आई लेंस थिन होगा, और आई लेंस थिन होता है आपका जब आपकी सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं, रिलैक्स्ड। ठीक है, और ये केस है हमारा सीलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है, आई लेंस का क्या हो जाएगा, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्टेड है तो आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजेस द कर्वेचर, या फिर आप कह सकते हो थिक आई लेंस। फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी एंड यू कैन सी क्लियरली दी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। इसी तरीके से फोकल लेंथ को चेंज करके सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होके फोकल लेंथ को चेंज करती हैं, पास और दूर की चीज़ें देख सकती हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, हमारी सीलियरी मसल्स जब, देखो ध्यान से देखना, सीलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होती हैं, जब वो हमारी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से क्लियरली देख पाती हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में क्या होता है, अब रिलैक्स स्टेट हो तो हम आसानी से बैठे होते हैं, मतलब रिलैक्स्ड। कॉन्ट्रैक्टेड में मतलब फोर्स लगता है, थोड़ा प्रेशर लगता है ना। सो इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा हमें पास की चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, पढ़ते टाइम भी थोड़ा थोड़ा दूर की तरफ देखना चाहिए, मतलब दूर की चीज़ें देखनी चाहिए, उससे हमारी आंखें ठीक रहती हैं। ठीक है, ओके। सो अब एबिलिटी जो है हमारी आई की, जो हमारी आई जो है फोकल लेंथ अपना चेंज कर पा रही है, इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, सो एकोमोडेशन से आपका क्वेश्चन भी है, सो इसको आप नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी आई की, जो कि कैमरा में देखने को नहीं मिलती। ओके ओके, सो अब हमने बात करी कि हम जो है अपने मतलब जो लेंस होता है हमारी आइज़ का, उसकी फोकल लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। फोकल लेंथ अगर हमारे लेंस की ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा दूर तक का देख सकते हैं, और फोकल लेंथ ज़्यादा कब होती है, जब हमारा आई लेंस थिन होता है। ठीक है, अगर वहीं पर वो थिक हो गया यानी कि कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा, सो कर्वेचर ज़्यादा हो जाने से फोकल लेंथ कम हो जाएगी। रिवाइज कर रहे हैं, आप भी करोगे साथ में। देखो अगर फोकल लेंथ कम हो जाएगी, देखो कर्वेचर कम हुआ, कर्वेचर जैसे आप कह सकते हो जितना जैसे कर्व्ड पोर्शन है। ठीक है, एक है हमारा थिन लेंस, एक है हमारा थिक लेंस, मतलब कि जहाँ पर ये कर्व्ड पोर्शन ज़्यादा है, कन्वेक्स लेंस के ही केस में। ठीक है, सो यहाँ ये बल्ज्ड आउट ज़्यादा हो रखा है बाहर की तरफ, यहाँ कम हो रखा है।
तो क्या होगा, यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी और यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी वो कम होगी। सो जिस कंडीशन में फोकल लेंथ कम होगी वहाँ क्या होगा, फोकल लेंथ कम वाली कंडीशन में हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और फोकल लेंथ ज़्यादा वाली कंडीशन में हम दूर की ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सीलियरी मसल्स की, सीलियरी मसल्स का क्या हो रहा होता है इस टाइम पे, जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो दूर की चीज़ देखने में, देखो यहाँ फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, सीलियरी मसल्स दूर की चीज़ देखने में रिलैक्स्ड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं और रिलैक्स्ड अगर वो है तो ऊपर की तरफ चली जाती है और फिर सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करती है, आई लेंस पे प्रेशर क्रिएट करती हैं जिससे वो थिन हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ जो सीलियरी मसल्स होती हैं, CM लिख देते हैं, ठीक है, वहाँ यहाँ पर सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है सीलियरी मसल्स का कॉन्सेप्ट, इसको आप दो तीन बार समझोगे ना ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी ईजी टॉपिक है। देखो इसको आप याद कैसे कर सकते हो, अगर आप किसी चीज़ को बहुत देर तक ज़्यादा पास से आप पढ़ाई भी करते हो ना काफ़ी टाइम तक, या स्क्रीन को देखते हो काफ़ी टाइम तक, तो आपकी आंखों में दर्द होने लग जाएगा, है ना, आपको थोड़ा सेंसेशन होगी कि भाई आंखों में दर्द हो रहा है हल्का फुल्का, है ना, और ज़्यादा उस टाइम को बढ़ा दोगे तो और ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। यस, सो कब होगा पेन, अब जब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, जब आप प्रेशर डाल रहे हो अपनी बॉडी के किसी पार्ट पे, जब उस पार्ट पे दर्द होगा, या फिर आप आराम से रिलैक्स्ड कंडीशन पे बैठे हो जब दर्द होगा। सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट होगी जब भी दर्द होता है ना। सो जो सीलियरी मसल्स हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड होंगी तो आई स्ट्रेन होता है, मतलब आंखों में फ़र्क पड़ता है, दर्द होता है, स्ट्रेन होता है, ठीक है। इसीलिए हमें दूर दूर की चीज़ों का थोड़ी थोड़ी देर में दूर दूर की चीज़ें देखती रहनी चाहिए, ठीक है। सो मेन टॉपिक आपका सीलियरी मसल्स का है, ये मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जो सीलियरी मसल्स हैं अगर वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होंगी, सो सिंपल सी बात है वो ऊपर की तरफ जाएंगी, यानी आई लेंस से दूर जाएंगी। आई लेंस से दूर जाएंगी तो फिर वो हमारे आई लेंस को स्ट्रेच करेंगी, आई लेंस को स्ट्रेच करेंगी तो आई लेंस पतला हो जाएगा। अब इस बात को याद करने का आप एक और सिंपल सा लॉजिक ले सकते हो और सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। वो लॉजिक है ये, देखो अगर सीलियरी मसल्स, हम इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि सीलियरी मसल्स कैसी हैं, रिलैक्स्ड कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब रिलैक्स्ड में है, ये ऊपर चली गई और ऊपर चली जाती है, इनके आई लेंस से दूर हो जाती हैं तो जो थिकनेस है वो कम हो जाती है आई लेंस की, ये कैसा होता है, थिन लेंस हो जाता है, ठीक है भाई। अब ये बताओ मुझे, दुबला पतला आदमी ज़्यादा दूर तक चल सकता है, ज़्यादा भाग सकता है, या फिर कोई हेल्दी होगा, कोई मोटा सा होगा वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है? मतलब एक लिमिटेड टाइम में हम बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, कॉमन बात है। एक दुबला पतला आदमी उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को पर्टिकुलर टाइम में जल्दी कंप्लीट कर लेगा। सो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, लेंथ ही तो है, डिस्टेंस ही तो है, याद करने के लिए सिर्फ, ओके। सो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी ही दूर का देख सकते हैं। इसी तरीके से ये क्या है, थोड़ा मोटा आदमी है ना, सो मोटा है, यहाँ पर क्या है, इसका जो कर्वेचर है, जो इसकी कर्वनेस है इस लेंस की वो ज़्यादा है, सो फोकल लेंथ कम होगी। सिंपल सी बात है, मोटा आदमी कम चल पा रहा है उस पर्टिकुलर टाइम में, सो फोकल लेंथ कम है, सो वो कम दूर तक का देख सकता है, यानी कि पास की चीज़ें देख सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ जहाँ पर फोकल लेंथ कम है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, फोकल लेंथ हमारी क्या है, कम है। अब लेकिन फोकल लेंथ हम कितनी कम कर सकते हैं, क्या बिल्कुल यहाँ तक, यहाँ बिल्कुल छोटी कर सकते हैं? नहीं, ये जो फोकल लेंथ कम हो सकती है ये भी लिमिटेड अमाउंट में हो सकती है, ठीक है, ये भी क्या है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत छोटी फोकल लेंथ कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको याद हो चुका है अब अच्छे से, और बार बार रीड करोगे या फिर इस पोर्शन को आप दोबारा देख लोगे ना फोकल लेंथ वाला, तो आपको क्लियर हो जाएगा अगर किसी को डाउट है तो। बाकी ये सिंपल ही टॉपिक है, ओके। सो
देखो एकोमोडेशन क्लियर हुआ ना, वो एबिलिटी हमारी आई लेंस की जो कि हमारे फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। कभी फोकल लेंथ कम हो जाती है, कभी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ आवर आई लेंस। ओके, इसी को हम कहेंगे एकोमोडेशन। Okay, however, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. इम्पॉर्टेंट है, हमने सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज की बात करी है कि जो फोकल लेंथ है हमारे आई लेंस की वो एक लिमिट से ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते, मतलब एक लिमिट है उससे कम हम नहीं कर सकते। सो देखो यहाँ पर पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ हमने फोकल लेंथ डिक्रीज़ करने की बात करी है, ठीक है। फोकल लेंथ हमने डिक्रीज़ करने की बात करी है। फोकल लेंथ डिक्रीज़ करने की क्या होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है। अब एक लिमिट है जो आपको फ़ोन स्क्रीन वगैरह हम अपना थोड़ा दूर रखना चाहिए, है ना। दूर रखते हो, बिल्कुल अंदर घुसा के तो नहीं देखते हो, है ना, अपनी आंखों के बिल्कुल पास लाके नहीं देखते हो, थोड़ा दूर रख के देखते हो। सो क्या है, लिमिट है हमारी। कितनी लिमिट होती है ह्यूमन आई की? To see an object comfortably and distinctly, you must hold it at about 25 centimeter from the eyes. ठीक है, ये लाइन रह गई थी। You may see the image being blurred or feel strain in the eye. मतलब कि आप देखो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे, वो आपको कंफर्टेबली बहुत ही आराम से दिखेगी। क्या ऐसा है कि भाई फोकल लेंथ की अब लिमिट हो चुकी है, अब वो उससे ज़्यादा फोकल लेंथ कम नहीं हो पाएगी, तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख पाएगी? क्या ऐसा है? देखो फोकल लेंथ की लिमिट तो होती है लेकिन ऑब्जेक्ट हमें फिर भी नज़र आती है। लेकिन देखो एक तो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नज़र आए, बढ़िया तरीके से हमें सारी चीज़ें अपने अराउंड क्लियर नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक हमें ब्लर ब्लर सी ऑब्जेक्ट नज़र आए। ओके, सो ये फ़र्क होता है 25 सेंटीमीटर से पास अगर आप अपनी आई से किसी ऑब्जेक्ट को लाते हो, सो ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनेगी लेकिन वो ब्लर इमेज बनेगी और साथ ही साथ आई स्ट्रेन भी होता है। स्ट्रेन मीन्स आई पेन होता है, सिंपल। The minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distinct of vision or is called the near point of the eye. क्लियर हुआ? अब ह्यूमन आई का नियर पॉइंट क्या है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नियर पॉइंट है हमारा 25 सेंटीमीटर का और फार पॉइंट कितना है? फार पॉइंट है हमारा, लिखोगे अभी, नियर पॉइंट है हमारा 25 सेंटीमीटर का और फार पॉइंट को हम अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी तक चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी लिखते हैं। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। पता है हम इसको देख सकते हैं फिर भी। अब इन्फिनिटी तो काफ़ी दूर का डिस्टेंस हो गया, अब इसके दूर क्या ही देखोगे, ये तो मैक्सिमम है, ठीक है। जितना दूर आप देख सकते हो उतना आप देख सकते हो, ठीक है। फोकल लेंथ हमारा जो है ज़्यादा हो जाएगी, फोकल लेंथ कम होने में प्रॉब्लम है, 25 सेंटीमीटर तक ही कम होगा। उसके बाद अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आइज़ के पास लेकर आओगे तो ब्लर इमेज बनेगी और आई स्ट्रेन होगा, ठीक है। ओके, सो ये जो 25 सेंटीमीटर है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट के साथ साथ हम कहेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर लेना। For a young adult with normal vision, the near point is about 25 centimeter. ठीक है, देख लिया हमने। The farthest point up to which the eye can see object clearly is called the far point of the eye. अब सिंपल सी बात है, वो पास वाला डिस्टेंस जहाँ तक हम अपनी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं, दैट इज़ द नियर पॉइंट। और वो डिस्टेंस जहाँ हम जितनी दूर तक, अगर नियर का मतलब क्या है, पास, और फार का मतलब क्या होता है, दूर। सो दूर वाले डिस्टेंस को, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दूर तक का जो हम देख सकते हैं, दैट इज़ द फार पॉइंट, और पास वाले डिस्टेंस को नियर पॉइंट कहते हैं। ओके ओके, so the farthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. It is infinity for a normal eye. अब बार बार आप ये टर्म्स देख रहे होंगे, यहाँ पर भी यूज़ किया गया है for a young adult with normal vision. Normal vision important है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये नॉर्मल विज़न के लिए लिखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आई डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जब आपको क्लियर होगा कि क्या ये नॉर्मल विजन के अलावा ये
फार पॉइंट और नियर पॉइंट्स क्या चेंज हो सकते हैं? सो द आंसर इज येस, और वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. ओके, you may note here a normal eye can see objects clearly that are between 25 cm and infinity. सिंपल सी बात है, नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट है इन्फिनिटी. अच्छा, अब कई सारे बच्चों के दिमाग में तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई फार पॉइंट इन्फिनिटी कैसे हो सकता है, हमें तो इतनी दूर का नहीं दिखता. मतलब हम तो कुछ ही डिस्टेंस देख पाते हैं ना, अपनी छत पे भी, घर की छत पे चले जाते हैं तो भी कुछ ही बिल्डिंग्स अप टू अ सर्टेन लिमिट हमें दिखती हैं. ऐसा तो नहीं है पूरी दुनिया की बिल्डिंग्स दिखती हैं, राइट? सो वो भी है एक पॉइंट, वो आपका हो जाता है. आप इस पॉइंट को समझ सकते हो, इन्फिनिटी वाले पॉइंट को, अपने स्टार्स के. ठीक है, स्टार्स दिखते हैं आपको, सन दिखता है, मून दिखता है, ये सब क्या है, काफ़ी दूर है, हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंस है, इनफैक्ट लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है. सो वो भी तो आपको दिखते हैं, है ना? सो इन्फिनिटी का डिस्टेंस आप देख सकते हो अपनी नॉर्मल विजन में. ओके, sometimes the crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. So I hope आपको नियर पॉइंट और फार पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका है. नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से हम अपनी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सो हमें उसकी जो इमेज है वो क्लियर नज़र आएगी विदाउट एनी आई स्ट्रेन. और फार पॉइंट क्या होता है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ हम अपनी ऑब्जेक्ट को रखें, जहाँ हमें वो ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर बिल्कुल नज़र आए विदाउट ब्लरिंग ऑफ द इमेज. ओके, सो ये हो गया हमारा नियर और फार पॉइंट. अब अगर मैं बात करूँ, देखो इन्फिनिटी के साथ यहाँ लिख लेना स्टार्स का, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगी बाद में कभी रिविजन करोगे तो. सो समटाइम्स, अब क्रिस्टलाइन लेंस की जो हमने बात करी थी, डायग्राम में क्रिस्टलाइन लेंस देखा था ना हमने. सो क्रिस्टलाइन लेंस अगर ओल्ड एज में क्या होता है, कुछ लोगों का मिल्की हो जाता है. ठीक है, यानी कि इतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहता. मिल्की और क्लाउडी हो जाने के कारण इस कंडीशन को पहली बात तो हम कैटरेक्ट कहते हैं. ठीक है, नाम याद रखना, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं. इससे पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का. ठीक है, जब हमारा लेंस ही क्लाउडी हो जाएगा, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है मिल्की हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, सो इससे पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है. इट इज़ पॉसिबल टू रीस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी. क्लियर हुआ सभी को? तो ये पॉसिबल है कि कैटरैक्ट सर्जरी के थ्रू वो विजन, जो देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि भाई ओल्ड एज के दौरान मिल्की और क्लाउडी आ गया, मतलब जो लेंस है हमारा वो मिल्की और क्लाउडी हो गया, ट्रांसपेरेंट अब नहीं रहा. सो अब वहाँ पर वो मिल्की और क्लाउडी जो हुआ है उस सभी चीज़ को आप ठीक कर सकते हो बाय कैटरैक्ट सर्जरी. ठीक है, यानी कि जो विजन में प्रॉब्लम हुई थी ना, जो पार्शियल और कंप्लीट विजन लॉस हो गया था, अब वो ठीक हो सकता है. ठीक है, सो इट्स अ गुड न्यूज़. ओके, सो कैटरैक्ट सर्जरी से आसानी से हम ठीक करा सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज Why do we have two eyes for vision and not just one? बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार बच्चों के दिमाग में भी आया होगा और कई बच्चों ने ढूंढने की भी कोशिश की होगी. इनफैक्ट ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देता है, जो मतलब ऐसे होते हैं क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, है ना. सो देखो, एक क्वेश्चन तो ये है कि दो आंखें क्यों होती हैं, एक क्यों नहीं होती. एक क्वेश्चन हमने देखा था कि जब हम अंधेरे से एकदम रोशनी में आते हैं या रोशनी से अंधेरे में जाते हैं, देखो बाहर रोशनी है और अंधेरे में आए, सो बहुत देर तक कुछ भी नहीं दिखता है. ठीक है, सो इस तरीके की कंडीशन क्यों होती है वो समझा हमने. अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हमारी टू आइज़ क्यों होती है, एक आँख क्यों नहीं होती. इसी तरीके से अपकमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे कि भाई स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, है ना. इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, सो अब एडवांटेजेस से स्टार्ट करेंगे. ऑफ कोर्स हमारे जो एडवांटेजेस हैं, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ अवर हैविंग टू आइज इंस्टेड ऑफ वन. पहला एडवांटेज क्या है कि भाई हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलती है. वाइडर मतलब हम ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं. ठीक है, आप अपना ही कांस्टेंट रखो, मतलब अपना सिर मत घुमाओ, गर्दन को मत हिलाओ और ऐसे ही अपनी आई बॉल की मूवमेंट करो
उससे क्या होगा कि आप ना अपना 180 डिग्री तक इस तरीके से मूव कर सकते हो, 180 डिग्री तक का आप देख सकते हो। उसी कंडीशन, मान लो अब आपने क्या किया, एक आँख बंद कर ली, एक आँख बंद करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 150 डिग्री का एंगल आप देख सकते हो, ठीक है। और वहीं पर इससे क्या समझ आता है कि अगर हमारे हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू कितनी है, 150 डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक आँख के साथ होगी, और वहीं पर अगर दो आँखें होंगी तो 180 डिग्री का क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि हमें पहला पॉइंट क्या है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, ठीक है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है हमें, जो कि काफ़ी अच्छा है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम ज़्यादा दूर तक की चीज़ों को देख सकते हैं। The ability to detect faint objects is of course enhanced with the 2 detectors instead of 1. अब हमारे पास क्या है, 2 डिटेक्टर्स है, एक नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हमारी 2 आइज़ होती हैं, एक्स लाइक 2 कैमरास, है ना। सो जब 2 कैमरे की तरह एक्ट करती हैं, सो 2 इमेज की फॉर्मेशन होती है। जब भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज दिखती है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बनती है। सो वो इसीलिए क्योंकि वो जो 2 इमेजेस बनी हैं वो हमारे ब्रेन में जाकर अब वहाँ मैसेज इंटरप्रेट होगा और एक 3D ऑब्जेक्ट की, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी 3D इमेज अच्छे तरीके से बन जाएगी, जिससे हमें डिस्टेंस का भी अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। सो यही यहाँ पर कहा गया है कि 2 डिटेक्टर्स होंगे, सो हमें जो है जो हमारी इमेज बनेगी वो काफ़ी अच्छे से हमें क्लियरली विजिबल होगी, मतलब क्लियरली समझ आएगी, वहाँ पे डिस्टेंस वगैरह सब क्लियर रहेगा। अब कुछ एनिमल्स की अगर हम बात करें, यूजुअली प्रे एनिमल्स, प्रे एनिमल्स मतलब कुछ होते हैं प्रेडेटर्स, कुछ होते हैं प्रे। प्रेडेटर्स मतलब जो शिकारी होते हैं, है ना, जैसे जंगल में शेर है, शेर अब हिरण का शिकार कर रहा है, तो शेर क्या है, जो शिकार करने वाला है, राइट, शेर शिकार करने वाला है, तो शिकारी यानी कि प्रेडेटर। वहीं पर हिरण की अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन में, हिरण है प्रे, ठीक है, यानी कि वो शेर का शिकार बनने वाला है। ओके, सो प्रे एनिमल्स यानी कि जो जैसे छोटे मोटे जो एनिमल्स होते हैं जनरली, जैसे चूहा है, हिरण है, इनकी जो आंखें होती हैं, their 2 eyes positioned on opposite sides of their heads to give the widest possible field of view। अब यूँ सोचो, हमारी तो दोनों इसी पोजीशन पे, मतलब एक साथ प्रेजेंट है ना। अब अपोजिट साइड्स का मतलब है कि एक आँख यहाँ, एक आँख यहाँ, दोनों अपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि किसी चूहे की आँख ऑब्जर्व कर सकते हो काफ़ी आसानी से। सो उनकी साइडों में, अपोजिट साइड्स में प्रेजेंट होती हैं प्रे एनिमल्स की। क्यों होती है, अंदाज़ा लगा सकते हो, सोचो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखो हमारा क्या है, 180 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है, लेकिन इन एनिमल्स का अगर अपोजिट साइड पे होंगी आइज, सो और ज़्यादा दूर तक का ये देख सकते हैं, और ज़्यादा दूर तक का देखेंगे सो ये अपने प्रेडेटर को आसानी से देख सकते हैं और जल्दी भाग सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। Okay, but our 2 eyes are positioned on the front of our heads and it thus reduces our field of view in favor of what is called स्टीरियोप्सिस, ठीक है। सो हमारे हेड के फ्रंट में हमारी दोनों आइज प्रेजेंट हैं, इनके कंपैरिजन में, यानी कि प्रे एनिमल्स के कंपैरिजन में हमारा फील्ड ऑफ व्यू कम होता है। Shut one eye and the world looks flat, 2-dimensional. Keep both eyes open and the world takes on the 3rd dimension of depth because our eyes are separated by a few centimeters. Each eye sees a slightly different image. Yes, यही मैंने आपको कहा। एक आँख से देखो, यहाँ क्या कहा है, शट वन आई एंड द वर्ल्ड लुक्स फ्लैट, यानी कि 2-डायमेंशनल। जब एक आँख से ही सिर्फ आप किसी चीज़ को देखोगे सो वो 2D नज़र आएगी, 2-डायमेंशनल नज़र आएगी रादर देन 3-डायमेंशनल। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता क्योंकि हम दोनों आँखों से देखते हैं, हम एक आँख से थोड़ी ना देखते हैं। सो दोनों आँखों से देखने से 3-डायमेंशनल व्यू आता है, यानी कि हम किसी चीज़ की डेप्थ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके डिस्टेंस को, उसकी डेप्थ को समझ सकते हैं। ओके, अब देखो हमारी आंखों में डिस्टेंस होता है ना, गैप होता है दोनों आंखों में, दे आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर्स। ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। ओके, इसको भी करके देख लो एक्सपेरिमेंट को। एक हाथ में, मतलब हाथ में एक पेन पकड़ो, एक आँख से देखो, फिर दूसरी आँख को बंद करके, मतलब एक आँख को बंद करो, एक आँख से देखो, फिर दूसरी आँख को बंद करके एक आँख से देखो। दोनों में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा इमेज में। आपकी मतलब जो इमेज बनेगी कुछ ना कुछ गैप पे बनेगी।
लेकिन आपने ऑब्जेक्ट तो यहीं पर पकड़ रखी है, ये तो चेंज नहीं करी। जल्दी से इस एक्सपेरिमेंट को करो और बताओ। ओके, वीडियो को पॉज करके कर लिया? ठीक है, सब ऑब्जर्व किया होगा आपने, कुछ गैप था वहाँ पे बीच में आपके इमेज के, दोनों ऐसे जब आपने अलग अलग देखा है ना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी दोनों आंखों के बीच में कुछ पर्टिकुलर गैप प्रेजेंट है। ओके, our brain combines the two images into one using the extra information to tell us how close or far away things are। ठीक है, सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो विद दिस आपका ये इम्पोर्टेंस भी क्लियर हो चुका है कि हमें हमारे टू आइज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी आंखें दो ही क्यों होती हैं, एक आँख क्यों नहीं होती। आई होप वो आपको क्लियर हो चुका है। सो विद दिस स्ट्रक्चर ऑफ आई भी कंप्लीट हो गया है और हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।